Hello everyone. First of all, how are you? Hope you all are good and achieved a good momentum after a long celebration break. So, before we we move further, let's take a quick recap what we did in last class. So, what we are discussing was the human reproduction, and we wanted to discuss the different phases of the uh, human reproductive process. So to understand the human reproductive process, we have to study, or we have to be aware about the different male and female reproductive parts. So we did in previous classes the different male and female reproductive parts, and uh, before this class we concluded the hormonal control in both male and female reproductive system. So there were two important kinds of hormones. The one was the FSH, follicular stimulating hormone, and another one was the LH, and we also talked about the ICH, right? So these were some of the important hormones which we see in initial stages of the human reproductive phase, right? So we talked all these processes, and also we talked about the changes in the puberty, or what changes we see in the puberty, right? Now we will begin systematically the process of reproduction. That is, under the process of reproduction we will talk about the first phase, that is the gametogenesis. But before we move further, we have to know some important facts about some important organisms, like what are seasonal organisms, and uh, what kind of the process or the mechanism is there in seasonal breeders and in non-seasonal breeders, right? So seasonal and non-seasonal breeders, or we can say the organisms, can be divided into three important parts based on where is the location of the testes, and what is the testicular cycle. So testicular cycle क्या होता है और टेस्टिस की लोकेशन क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी को हम जो है थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में और थ्री डिफरेंट ग्रुप्स में हम जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है? सो गेमिटोजेनेसिस हम थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर वी टेकिंग अ लुक अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स which has different mechanism regarding the testes and the testicular cycle, right? So सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेट्स से organisms divided into three different categories based on the location of the testes as well as the testicular साइकिल. टेस्टिकुलर साइकिल क्या है और लोकेशन क्या है टेस्टिस की, उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को जो है डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? बेसिकली हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, तो आप यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकते हैं, गेमिटोजेनेसिस. वी आर डिस्कसिंग दीज डिफरेंट थिंग्स अंडर दिस हेड गेमिटोजेनेस इटसेल्फ, गेमिटोजेनेसिस. सो गेमिटोजेनेसिस, ठीक है? अब तो ये कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं?
गेमिटोजेनेसिस के ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिस एंड टेस्टिकुलर साइकिल, तो सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो होते हैं सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या समझेंगे आप, कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही ये ब्रीड करने के लिए एक्टिव होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं किसकी, बैट्स वगैरह की, सो बैट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक उनका जो पर्टिकुलर सीजन होता है, स्पेशली जो हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग जो सीजन होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है बैट्स जो है वो क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से लैमाज वगैरह जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। ऑफ कोर्स ब्रीड करने के लिए जो भी हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनमें इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है आपका, टेस्टिस, ठीक है। सो टेस्टिस जो होती है सीजनल ब्रीडर्स के अंदर, उनमें क्या होता है कि जब ये जो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको जब ब्रीड करना होता है, तभी टेस्टिस क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर डिसेंड करती हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। व्हेन दे हैव टू ब्रीड देन अलोन द टेस्टिस विल डिसेंड इनटू द स्क्रोटम एंड रेस्ट ऑफ द टाइम दे विल रिमेन देयर इन द एब्डोमिनल कैविटी, राइट। सो ऐसा हो सकता है, ठीक है, मतलब इस टाइप के कुछ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। मतलब सीजनल ब्रीडर्स के अंदर जो है आपके पास एग्जांपल्स क्या क्या हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बैट्स हैं, बैट्स के अलावा लेमाज आपके पास हैं, ठीक है। सो बैट्स एंड लेमाज, इनके अंदर क्या होगा सीजनल ब्रीडर्स के अंदर, सो इन सीजनल ब्रीडर्स the testes will descend into the scrotal sac or scrotum cavity in a breeding season and the rest of the time they remain there in abdominal cavity। सो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होंगी, ये रहेंगी। अच्छा, सीजन के अंदर भी जब जो है ख़त्म हो जाता है तो वे अगेन क्या कर जाती हैं, फिर से जो है असेंड कर जाती हैं, कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी में। सो सीजनल ब्रीडर्स आर व्हाट, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैट्स एंड लेमास, राइट, देयर टेस्टिस विल डिसेंड इनटू द स्क्रोटल sac in a breeding season and the rest of the time they remain there in abdominal cavity when breeding season ends, testes again become small and ascend into the abdominal cavity again, right। so this is the mechanism in seasonal breeders। अब कुछ क्या होते हैं, नॉन सीजनल ब्रीडर्स भी होते हैं। सो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, नॉन सीजनल ब्रीडर्स। नॉन सीजनल ब्रीडर्स। अब नॉन सीजनल ब्रीडर्स, इनकी जो है दो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। नॉन सीजनल ब्रीडर्स, इसका मतलब होता है कि दे विल रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द ईयर।
और ऑल द सीजन्स, सभी सीजन्स में ये जो है एक्टिव रहेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सीजन दे विल रिमेन एक्टिव इन ऑल द सीजन्स। ठीक है, मतलब किसी भी सीजन में ये ब्रीड कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ कैसे होते हैं, जिनके जो टेस्टीज़ होते हैं वो टेस्टीज़ क्या होती हैं, एक तरह से एक्स्ट्रा एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं, जबकि दूसरे जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, टेस्टीज जो होती है वो इंट्रा एब्डोमिनल होती है। ठीक है, सो सम आर किस testes in some organisms the testes are always extra abdominal abdominal, and in others the testes are always intra abdominal। ठीक है, मतलब आपको एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही जो हम कह सकते हैं कि ये देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो इंट्रा एब्डोमिनल, राइट। सो अब ये जिनके अंदर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल के एक तरह से टेस्टिस होती है, उसके एग्जांपल क्या क्या है हमारे पास। सो उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम खुद हैं। सो एग्जांपल में क्या आ जाएगा, ह्यूमंस। सो ह्यूमंस आर देयर, एंड उसके अलावा आप देखें तो लॉयन भी होता है, और लॉयन के अलावा हॉर्स। ठीक है, हॉर्स भी एक हम कह सकते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर आता है। अब अगर हम बात करें वैसे ऑर्गेनिजम्स की, नॉन सीजनल ब्रीडर्स के अंदर जो जिनकी एक तरह से टेस्टी जो होती है वो इंट्रा एब्डोमिनल होती है, तो इसका एग्जांपल जो है मेरे पास या हमारे पास क्या होगा, तो वो होगा व्हेल एंड एलिफेंट्स। ठीक है, सो ये थे कुछ हम कह सकते हैं कि एक तरह से कुछ फैक्ट जो है कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में या डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, जो एक्चुअल हमारी प्रोसेस होती है गेमेटोजेनेसिस की। सो गेमेटोजेनेसिस आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम ह्यूमन के केस में बात करें गेमेटोजेनेसिस, तो ह्यूमन के केस में अगर देखें तो ये जो है दो डिफरेंट जो है इसकी कैटेगरीज होती है। ठीक है, पहली जो कैटेगरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड सेकंड जो होती है oogenesis। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा सॉरी फॉर्मेशन of sperm, and here the formation of egg। ठीक है, चलिए तो एक एक करके जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। सो फर्स्ट प्रोसेस is the spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, इस प्रोसेस को हम जो है 3 डिफरेंट हेड्स के अंदर समझेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।
हालांकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी, बट उस प्रोसेस को जो है आपको अच्छे से समझने के लिए इस पार्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो आप जो उस प्रोसेस में कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर ड्रॉ नहीं करना है, सिंपली आप जो है प्रोसेस लिखेंगे जो आगे होगी, ठीक है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस में फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे। देन हम क्या करेंगे, इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे कि ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है इसकी अगर मैं इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू लूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, ये जो होती है इसमें 2 डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि एक इमेच्योर टाइप के जो है स्पर्म्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है, जो कि आपके क्या होते हैं, इमेच्योर स्पर्म्स, ठीक है। और दूसरा जो होता है, जो स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं वो फाइनली एक्चुअल जो है स्पर्म में किस तरह से चेंज होते हैं। सो सेकेंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ spermatid into the actual sperm और एक्चुअल स्पर्म्स, ठीक है। सो ये 2 फेजेस कह सकते हैं या 2 स्टेप्स कह सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो है, फर्स्ट स्टेप ये होगी और सेकंड, इन दोनों स्टेप्स को हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो स्पर्मेटिड जो होता है ये, इसके भी जो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट फेजेस होते हैं, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। सो मल्टीप्लिकेशन फेज इज़ देयर। सेकेंड, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन the next phase is the growth phase, multiplication phase, growth phase, and third one is the maturity phase, ठीक है। सो इन 3 डिफरेंट फेजेस के बारे में हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे किसकी, स्पर्मेटिड्स की, ठीक है। सो ये पूरा जो है हमें स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, इतनी चीज़ें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे oogenesis, उसमें भी सेम प्रोसेस हम देखेंगे। पहले हम जो है फीमेल एक तरह से गैमीट होगा जिसको हम बोल रहेंगे एक तरह से ओवम, उसके बारे में हम देखेंगे, एग के बारे में उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देन एक्चुअल जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस किस तरह से होती है, उस प्रोसेस को हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर से। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्पर्म, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पर्म जो है इसका एक छोटी सा ओवरव्यू एक देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है या इसके बारे में कुछ फैक्ट। सो सबसे पहले तो ये कैसा होता है, एक सेल होता है जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड सेल होने का मतलब क्या है कि इसमें जो क्रोमोजोम का सेट होता है वो एक ही होता है, ठीक है। हैप्लॉइड के अलावा ये फ्लैजिलेट होता है, मतलब मूव करने के लिए इसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फ्लैजिलेट के अलावा हम देखें तो ये जो है एक तरह से मोटाइल भी होता है। सो मोटाइल सेल, ठीक है। सो स्पर्म इज हैप्लॉइड, फ्लैजिलेट, मोटाइल सेल, ठीक है। अब इसका हम बेसिकली जो है स्ट्रक्चर देखें तो इसके जो है हम कह सकते हैं कि 4 जो है मेन पार्ट्स होते हैं या 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सो स्पर्म हैज़ 4 important parts. What are these parts? So number 1 is the head, number 2 is
the small curvilinear region, that is neck. Third one is the middle piece, and the fourth one is the tail region, ठीक है, और टेल पार्ट. सो चार इसके पार्ट होते हैं. हेड, अच्छा हेड भी जो होता है इसके दो इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि सब पार्ट्स होते हैं हेड के. पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के अलावा आपके पास जो होता है वो होता है आपके पास एक्रोसोम, ठीक है. सो एक्रोसोम, आपके पास एक्रोसोम है और न्यूक्लियस, मतलब हेड जो बनेगा वो दो चीज़ों से मिलके बनेगा. नंबर 1 न्यूक्लियस एंड नंबर 2 इज़ द एक्रोसोम, ठीक है. चलिए अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. सो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि सबसे जो अंदर का पार्ट होता है ऑफ कोर्स जो है न्यूक्लियस. तो ये न्यूक्लियस जो होता है वो एंटीरियरली थोड़ा सा कैसा होता है, पॉइंटेड होता है, एंटीरियरली पॉइंटेड होता है. और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो फ्लैट और कुछ ओवल होता है, जो कि उसके सबसे जो नीचे का पार्ट होता है या पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पर एक छोटा सा डिप्रेशन भी होता है. सो आपका स्ट्रक्चर आपका किस टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का. So such kind of structure is there. ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा. और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं मतलब एंटीरियर पार्ट होगा ये कैसा होगा, पॉइंटेड, और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वहाँ पर क्या होगा, एक टाइप की डिप्रेशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. डिप्रेशन के अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है एक डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे एक्रोसोम. सो हेयर so this kind of structure is there and this one is known as the एक्रोसोम, ठीक है. सो एक्रोसोम यहाँ पर होगा. इन दोनों को कवर करते हुए एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन. सो वी हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन लाइक दिस. ठीक है, आपके पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है. ठीक है, सो ये आपके पास स्ट्रक्चर होगा. उसके अलावा अच्छा ये जो कंप्लीट पार्ट आप देख रहे हैं इस पूरे पार्ट को हम नाम देते हैं, दिस वन इज़ आवर हेड पार्ट. सो दिस इज़ हेड, ठीक है, हेड आपके पास है. अब इसमें क्या होता है कि जो आपका लोअर पार्ट है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से कर्व्ड रहता है ये, और कर्व्ड होने के बाद फिर जो है ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट आता है. सो स्ट्रेट पार्ट इज़ देयर एंड कुछ टाइम के बाद स्ट्रेट रहता है और फिर ये कैसा हो जाता है, कुछ टाइम स्ट्रेट रहने के बाद ये इस तरह से टिल्टेड हो जाता है यहाँ पर, और फिर से ये एक तरह से इस तरह से ये जो है स्ट्रेट हो जाता है.
ठीक है। सो ये पार्ट होगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया है, बट एनीवे। सो हम कह सकते हैं कि इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो इतना पार्ट होता है जो आपको कर्व्ड दिख रहा है, ये जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं क्या, ये हमारा नेक। सो नेक इज़ देयर, और ये जो पूरा पार्ट है, दिस पार्ट, सो दिस इज़ द पीस और द मिडिल पीस, मिडिल पीस। सो मिडिल पीस हो गया हमारा ये, एंड ये एंटायर पार्ट होता है जो कि आगे चल के बहुत आगे तक जो है हम कह सकते हैं कि काफ़ी आगे तक जाता है ये। सो ये जो है हमारा क्या होता है, एक तरह से टेल पार्ट होता है। सो दिस वन इज़ द टेल रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास हेड है, देन तो ये पूरा आपका हेड हो गया जो कि आपका किस चीज़ से मिलकर के बन रहा है, एक तो आपके पास एक्रोसोम है, जो कि आगे चल के हम जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि ये गोल्जी बॉडी से बनता है, और ये आपके पास जो है न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस जो कि एक टाइप का कंडेंस्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एंटीरियरली हम कह सकते हैं कि पॉइंटेड, और उसके बाद अगर थोड़ा सा और नीचे देखने की कोशिश, इसका पोस्टीरियर पार्ट देखें तो पोस्टीरियरली जो है ये कुछ इसमें जो है हम कह सकते हैं कि फ्लैट होता है, साथ ही साथ डिफ्रेशन भी होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो एक्रोसोम है और न्यूक्लियस को कवर करते हुए एक मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों को कवर करते हुए एक मेम्ब्रेन होती है, ये एक मेम्ब्रेन होती है, हेयर इट इज़। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सो दिस मेम्ब्रेन इज़ द गैलिया। सो इसको हम क्या बोलते हैं, गैलिया। सो गैलिया इज़ व्हाट, गैलिया इज़ द fibrous membrane, right? Fibrous membrane which covers both the acrosome and the nucleus part, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो बाकी का जो पार्ट होता है, मतलब हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, एक हाफ बाकी के, मतलब ये एंटायर जो है कवर नहीं होता है गैलिया के द्वारा, इसका कुछ पार्ट जो है एक और मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होता है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मैनचेट। तो एक और मेम्ब्रेन होती है। सो हियर इट इज़ द अनदर मेम्ब्रेन कवरिंग द हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, देन द नेक रीजन and the middle piece. So middle piece, तो यहाँ तक जो है ये जाती है, ठीक है। सो इस तरह से ये जो है आपकी क्या है, ये है आपकी मैनचेट, ठीक है। सो मैनचेट है, ये मैनचेट क्या होती है, एक तरह से ये भी एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, ये कवर करती है हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का हाफ पार्ट और बाकी जो है नेक एंड मिडिल पीस को, ठीक है। और यहाँ पर जो है कुछ जो है हम कह सकते हैं कि सर्कुलर स्ट्रक्चर्स जो है आपको मिलेंगे यहाँ पर, एक आपको जो है हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के डिप्रेशन में, और दूसरा जो नेक रीजन होता है उसके डिप्रेशन में आपको दो डिफरेंट जो है रीजन मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। तो ये जो डिप्रेशन वाला सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज़ देयर, और ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है या फंक्शन होता है। ये क्या करता है, जब जो है हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज होती है, या हम कह सकते हैं कि जाइगोट डेवलप हो रहा होता है, तो जाइगोट डेवलप होता है जब वो पहली बार डेवलप हो रहा था, फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन होता है, तो उस वक्त जो है स्पिंडल फॉर्मेशन होता है।
सो स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है उसके पीछे मेन जो है रिस्पॉन्सिबल जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, सो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल फॉर what? So responsible for the spindle formation during first zygotic division। फर्स्ट जाइगोटिक डिवीज़न के वक्त जो है हम कह सकते हैं कि ये स्पिंडल फॉर्मेशन को एक तरह से रेज करता है। सेकंड जो आपके पास सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल पार्ट को जो है जिस नाम से हम जानते हैं, दिस सेंट्रियोल पार्ट, दिस वन इज द डिस्टल सेंट्रियोल। सो ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या करेगा, बेसिकली ये जो है जो एक्सियल फिलामेंट होते हैं, जो टेल का एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्केलेटल बनाते हैं, टेल जो पार्ट होता है उसका स्केलेटल जो है जिस एक्सियल हम कह सकते हैं कि फिलामेंट से बनता है, उस एक्सियल फिलामेंट को ये रेज करता है। सो डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू द एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट जो कि आपका क्या है, स्केलेटल ऑफ टेल। ठीक है, टेल का स्केलेटल आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों इस तरह से इनका काम होता है। तो स्केलेटल आप देखें, इसको ड्रॉ कर देते हैं हम सीधे। ठीक है, सो ये कुछ इस तरह से आपको ये पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप से इसमें से स्केलेटल्स निकलेंगे। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इस आपको जो है यहाँ से ये इस टाइप से आपको जो है इसका हम कह सकते हैं कि एक्सियल जो है फिलामेंट देखने को मिलेगा। सो इसको आप देख लें, ये क्या है आपका एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो इम्पॉर्टेंट होता है क्या, एक तरह से माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से अरेंज होता है, एक स्पाइरल के फॉर्म में। ठीक है, तो स्पाइरल के फॉर्म में किस तरह से अरेंज होता है, कुछ आपको इस तरह से ये जाते हुए दिखेगा। लेट अस सी द डिफरेंट कलर। ठीक है, कुछ आपको इस टाइप से दिखेगा ये। ठीक है, कुछ इस तरह से। सिमिलरली आप यहाँ देखें तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पाइरली जो है ये कुछ इस तरह से अरेंज होता है। सो ये जो मिडल पार्ट है, ठीक है, जिसमें से होकर के हम कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें एक तरह से अरेंज हैं। एक तो आपका एक्सियल फिलामेंट और दूसरा जो है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। इस माइटोकॉन्ड्रिया का तो वैसे भी आपको फंक्शन पता है कि ये मेन काम क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो ये स्पाइरल होता है, उसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है आपके पास होता है, इसको हम बोलते हैं नेवर कर्न। ठीक है, NEBERN, नेवर कर्न। ठीक है, सो ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो चीज़ बच जाती है कि सर साइटोप्लाज्म कहाँ है। सो बेसिकली जब जो है ये फॉर्मेशन इस तरह का हो रहा होता है, ये स्ट्रक्चर जो है बन रहा होता है, तो ज़्यादातर साइटोप्लाज्म जो होता है वो इस प्रोसेस में यूज़ अप हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो बचता है वो आपको यहाँ पर टेल रीजन में देखने को मिलेगा। कुछ इस टाइप से जो है यहाँ पर आपको इस साइटोप्लाज्म भी देखने को मिल जाएगा। सो हियर इट इज़ द साइटोप्लाज्म, जो कि बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम लिटिल साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर होता है। ठीक है, सो ये आपका जो है, अच्छा ये वाले जो आपके पास मेम्ब्रेन है, दिस वन इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ठीक है। ओके, इसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। सबसे अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे इंटीरियर पार्ट जो होता है पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, नीचे की तरफ जो है कुछ डिप्रेशन होती है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज़ देयर। न्यूक्लियस के ऊपर जो है जस्ट एक हम कह सकते हैं कि एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है आगे प्रोसेस हम जब देखेंगे उसमें देखेंगे कि ये जो गोल्जी बॉडी होती है उससे बनता है और एक तरह से एंजाइम रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं लाइसिन। लाइसिन जो है आगे चल के जो एग में डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स जो होती हैं उन लेयर्स को ये डाइजेस्ट करता है, डिज़ोल्व करता है, ताकि जो है इसका पेनिट्रेशन ईजी हो जाए, ठीक है। फिर इन दोनों पार्ट्स को कवर करते हुए, ठीक है, मतलब एक तरह से एक्रोसोम और न्यूक्लियस को कवर करते हुए फिर जो है जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पार्ट होता है, ठीक है, इस ये वाले पार्ट को कवर करती है, हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि कुछ और मेम्ब्रेन भी आपको मिलती है। अच्छा, जो ये पूरा पार्ट होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेड पार्ट। कौन कौन सा, एक्रोसोम, न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस सभी को मिला करके हम बोल रहे हैं दिस वन द हेड पार्ट। हेड पार्ट के अलावा अगर आप देखें नीचे तो नीचे जाएं तो एक जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, जो हाफ ऑफ न्यूक्लियस एंड जो एक्रोसोम होता है उसको कवर करती है, फाइब्रस टाइप की होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है इस मेम्ब्रेन को हम जो है किस नाम से जानते हैं, गैलिया। सो दिस मेम्ब्रेन इज़ गैलिया, ठीक है। बाकी जो पार्ट होता है उसको कवर करती है एक और मेम्ब्रेन, मतलब